सभी को नमस्कार। लास्ट क्लास में हम आनुवांशिक रोगों की बात कर रहे थे और उनमें से भी हमने गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन से होने वाले रोग लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र दोनों की बात कर ली थी। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से। भाई संख्या तो 46 की 46 है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन का हो रहा है संरचना में। उसमें भी दोनों प्रकार देखे थे अपन ने, लिंग गुणसूत्रों में संरचना में परिवर्तन या फिर कायिक गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। दोनों प्रकार के जो हमने रोग देखे उनमें से हमने लिंग गुणसूत्रों में होने वाले विकार से या संरचना में परिवर्तन से होने वाले एक रोग की बात की थी, वर्णांधता की। अब ये जो लाल और हरे रंग में व्यक्ति विभेदित नहीं कर पा रहा था, देखा था एक्स गुणसूत्र पर विकार के कारण हुआ था। अब उसकी वंशागति मैं समझा रहा हूं। केवल अगर वर्णांधता की वंशागति समझ ली तो आप दो और चीजें आसानी से कर पाओगे। एक तो ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी और दूसरा हीमोफीलिया में सेम टू सेम ये ही रिजल्ट आएंगे। आपको अगर क्वेश्चन दिया ना वर्णांधता का कि व्यक्ति ऐसा है, मादा ऐसी है, नर ऐसा है, मादा ऐसी, बच्चे कैसे होंगे, उसमें वर्णांधता की जगह हीमोफीलिया कर लेना, सेम के सेम रिजल्ट आएंगे, सेम टू सेम। चले देखते हैं वंशागति कैसे होती है। टॉपिक हमारा चल रहा है मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, और इसमें हम बात कर रहे थे आनुवांशिक रोगों की, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक रोग, और आनुवांशिक रोग में भी हम पहले बात कर रहे थे, ए हमने बात की थी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। अब बी बात कर रहे हैं गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। संरचना में परिवर्तन, और इसमें भी हम बात कर रहे थे अलिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। इसमें हमने बात की थी वर्णांधता की, कुछ बातें लिखी थी, कलर ब्लाइंडनेस, और इसमें मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी। नर में दो कंडीशन, ये XY हो सकता है, सॉरी लिंग गुणसूत्र में चल रहा है पहले तो ये हटा देता हूं, ठीक है। लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। अब यहां पर हमने देखा ये इस पर डिफॉर्मिटी आ गई, ये क्या हो गया, रोगी नर हो गया। और मादा में हमने दो चीज देखी थी, मादा XX, या तो क्या होगा, देखो दोनों X बिल्कुल हेल्दी X गुणसूत्र है, कुछ नहीं, केवल एक X खराब हो गया, ये होगी वाहक मादा, और दोनों ही X खराब हो गए तो इसे कहेंगे रोगी मादा। अब यहां पर एक बात सुनना, देखो
इस रोग का मैं प्रकृति बताने जा रहा हूं, वो लास्ट वाले दो चीजों को समझाते हुए देखो। यहां हमने एक बात क्या की कि अगर एक एक्स खराब है, अगर एक एक्स खराब भी है, कोई बात नहीं, ये दूसरा वाला जो सही एक्स गुणसूत्र है ये क्या कर लेगा, इस खराब गुणसूत्र के प्रभाव को, खराब के प्रभाव को क्या करेगा, दबा देता है या प्रभाव को प्रकट नहीं होने देगा, प्रकट नहीं होने देता है ये। लेकिन अगर दोनों ही खराब हो गए तो फिर कोई अच्छा बचा ही नहीं, तो फिर रोग होना तय है। यहां पर एक बात सुनना, मैं इस रोग की वर्णांधता की बात कर रहा हूं, इस वर्णांधता की प्रकृति बताने जा रहा हूं। सुनना देखो, पहली बात, किस गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हुआ है, लिंग गुणसूत्र की। तो यहां पर मैं एक एक इस पूरे शब्द को तोड़कर लिख रहा हूं। वापस सुनना, कौन से गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है, और लिंग गुणसूत्र में भी कौन सा, एक्स नॉट वाई। तो मैं क्या लिख रहा हूं देखना, एक्स, चूंकि लिंग गुणसूत्र है तो मैंने क्या लिखा, लिंग सहलग्न। लिंग सहलग्न का मतलब क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर ये विकृत जीन क्या है, चिपका हुआ है, साथ साथ लगा हुआ है, सहलग्न है। एक्स लिंग सहलग्न, अभी आधा नाम हुआ है, अभी और नाम आ रहा है। दूसरा, अगर इसके भाग की बात करूं तो ये यहां से समझाऊंगा। देखो, अगर ये विकृति आ गई तो जो सही था उसने क्या कर दिया, इसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने दिया। तो यहां पर मेंडल के नियम में अपन बात करते हैं प्रभाविता के नियम की। हालांकि मैंने अभी मेंडल के नियम पढ़ाए नहीं है, बट फिर भी यहां पर एक छोटी सी बात कर रहा हूं। देखो यहां पर एक और दो, ये दो प्रकार के क्या हैं, गुणसूत्र हो गए, दो प्रकार के जीन हो गए, ऐसे भी कह सकता हूं। अब ये जो अच्छा वाला जीन है इस खराब वाले जीन के प्रभाव को क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो जो जीन का प्रभाव प्रकट नहीं हुआ, यानी खराब वाले का प्रभाव प्रकट नहीं हुआ, उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे। और जिसका प्रभाव प्रकट हो गया उसे क्या कह देंगे, प्रभावी जीन कह देंगे। यानी ये वाला एक्स तो क्या है, अच्छा वाला एक्स प्रभावी, और खराब वाला एक्स क्या है, अप्रभावी। और खराब वाला एक्स क्या है, इस वर्णांधता रोग के लिए उत्तरदायी था। तो मैंने क्या लिखा, एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग। अप्रभावी क्यों लिखा वो मैंने वहां से समझाया। भाई दो प्रकार के जीन होते हैं, तो कोई एक जीन अपना प्रभाव प्रकट करता है। जिस जीन का प्रभाव प्रकट हुआ वह प्रभावी जीन कहलाएगा, और जिस जीन का प्रभाव प्रकट नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, अप्रभावी कहलाएगा। यहां पर देखो, खराब वाला जीन अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाया क्योंकि इस मादा में ये वाहक थी, इसमें रोग नहीं हुआ था, इसमें वर्णांधता नहीं हुई थी। यानी जो खराब जीन था, वर्णांधता वाला जीन था, वो प्रकट नहीं हुआ, अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाया, तो इसको क्या कह दिया हमने, अप्रभावी कह दिया। अगला जो शब्द था एक्स लिंग सहलग्न, क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर है और एक्स गुणसूत्र कैसा, लिंग गुणसूत्र है। एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी कहते हैं इसको। पूरा ये शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए, एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग। और सबसे अच्छी चीज क्या है, हीमोफीलिया सेम टू सेम है। यहां अगर मैं वर्णांधता हटाकर हीमोफीलिया लिख दूं ना, तो ये सारी बातें हीमोफीलिया के लिए भी सही है। हीमोफीलिया में मादा वाहक हो सकती है, रोगी हो सकती है, सामान्य हो सकती है। नर रोगी हो सकता है या सामान्य हो सकता है, नर कभी वाहक नहीं होता, ना तो हीमोफीलिया का और ना ही वर्णांधता का।
ये चीजें जो मैंने कहा ना, ये जो 5 चीजें, 5 में भी एक्स वाई और एक्स एक्स को तो हमें कोई ध्यान देना नहीं है, 3 का ध्यान रखना है। और मैंने कहा ना, बेचारे नर जो होते एक ही तो एक्स है, और वो भी एक्स खराब हो गया तो ये दूसरा वाई इसको नहीं बचाएगा। ऐसे मत करना देखो कि सर वहां दूसरे एक्स ने बचा लिया, यहाँ वाई बचा लेगा, नहीं। जो ये इस तरह से दूसरा सही एक्स गुणसूत्र होता तो ही वो इसको बचाता, अकेला एक्स और वो भी बेचारा खराब, तो फिर रोग होना तय है। ऐसा व्यक्ति नर रोगी कहलाएगा, और मादा में दोनों एक्स खराब तो वह रोगी मादा कहलाएगी। एक एक्स खराब है तो उसको क्या कहेंगे, वाहक मादा। ठीक है, ये एक्स को थोड़ा सा मैं सही बना देता हूं। ये एक्स, ठीक है, कल भी अपन ने इसकी बात की थी। अब आगे मैं आपको देखो क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसको फिर देख लेना कि मैंने क्यों इसको एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग कहा है, ध्यान रखना इसका। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूं, इस पर बेस्ड, वंशागति पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्णांध नर यानी जिसको वर्णांधता है, कलर ब्लाइंड, एक वर्णांध नर का विवाह वर्णांधता की वाहक स्त्री से हो जाता है। वाहक स्त्री से हो जाता है तो संतानों में, यानी इनके मैरिज से उत्पन्न हुई जो संतानें हैं उसमें हमें बताना रोगी कौन है, कितने हैं, वाहक कितने हैं और सामान्य कितने हैं, ये बात करनी है। लिखते हैं देखो, तो संतानों में रोगी, वाहक एवं सामान्य बच्चों की संख्या, या प्रतिशत भी पूछ सकता है, प्रतिशत बताएं। अब जो तरीका बता रहा हूं, पहले एक बार तरीका समझ लो, फिर आप आसानी से, बहुत आसान है ये क्वेश्चंस करना, बहुत ही आसान है, बस तरीका एक बार ध्यान से समझ लो। तरीका मैं बता रहा हूं, देखो, जो जो भी क्वेश्चन में दिया वो लिखते रहो। भाई फिजिक्स में भी जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं हमेशा आपको कहूंगा, जब भी न्यूमेरिकल्स आता है क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ो, फिर दोबारा पढ़ते टाइम जो जो चीज दी है उसको लिखते जाओ। ये भी आपके कोई न्यूमेरिकल से कम नहीं है, इंटरेस्टिंग होते हैं ये, क्योंकि इनका रिजल्ट या इनके आंसर बिल्कुल बहुत फॉर्मूला तो है ही नहीं, जो देखा वो लिखा, दैट्स इट। मैंने जब एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया कि एक वर्णांध नर का विवाह वर्णांधता की वाहक स्त्री से हो जाता है तो संतानों में रोगी, वाहक और सामान्य बच्चों की संख्या या प्रतिशत बताएं, मुझे एक बार पढ़ने में ये पता चल गया कि हाँ भाई जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, आनुवांशिक रोग का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, अब मैं एक एक वापिस पढ़ूंगा और टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को। देखो कि एक वर्णांध नर, दैट्स इट, इतना रुक गया मैं। वर्णांध नर है तो हमें पता है कि वर्णांध नर जो होगा, बोले तो रोगी नर, पीछे वाली स्लाइड में लेकर चल रहा हूं, देखना। रोगी नर क्या होगा, x.y लिख दूं, बाकी दूसरे 44 वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसको हम साथ ही मान रहे हैं, ठीक है। वर्णांध नर है तो मैं लिख देता हूं कि x, y और ऊपर में क्या लगा रहा हूं, डॉट।
वर्णांध है इसलिए डॉट, डॉट का मतलब ये रोगी है, ठीक है, एक्स खराब वाला है। फिर मैं आगे चला, एक वर्णांध नर का विवाह वर्णांधता की वाहक स्त्री से हो जाता है। तो दूसरी तरफ मैं क्या लिख रहा हूं, वाहक स्त्री। और वाहक स्त्री कैसी होती है, जिसमें केवल एक एक्स क्या होगा, ये खराब वाला होगा। ऐसा ही होता है, वाहक मादा क्या है, एक एक्स खराब है, ये लिख दिया मैंने, आधा काम हो गया है। आधा क्या, आधे से ज्यादा काम कर चुके हो अब आप। अब कुछ नहीं करना है, पूछा है कि संतानों में रोगी वाहक सामान्य बच्चों की संख्या बताए। पहले हम संतानें देखते हैं, संतानें कैसे हो रही है, कौन सी हो रही है, पहले देखो। यहां तक आपने लिख दिया ना, आप मान के चले आप अपना आधे से ज्यादा काम कर चुके हैं। अब अगला स्टेप हमेशा देखना कि ये जो एक्स वाई थे इनको अलग अलग कर दो। अलग अलग कर दिया, क्यों किया, युग्मकों का निर्माण हुआ है। ये तो मनुष्य था एक्स वाई, अब इस मनुष्य या नर के जो शुक्राणु होंगे, मैंने क्या कहा था आपको एक बार 2 दिन पहले ही, कि शुक्राणु और अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो दोनों मिलाकर तो कितने थे, यानी 46 में तो दोनों साथ साथ थे। अब जब युग्मक बने तो दोनों अलग अलग हो गए। ये भी मेंडल का नियम है, पृथक्करण का नियम। ये चीजें पढ़ते पढ़ते कितनी इंटर रिलेटेड होती है, मेंडल का नियम यहां पर भी आ गया। खैर चलो, यहां पर तरीका क्या हुआ, पहले अपन ने ये लिखा और दोनों को अलग कर दिया। अब उस तरफ स्त्री में भी अंडाणु का निर्माण करो, और स्त्री में जो अंडाणु बनेंगे ये भी 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक तो ये खराब वाला और ये एक अलग, दोनों को अलग कर दिया। अब कोई खास बात नहीं है, एक एक करके इस नर युग्मक को इस मादा युग्मकों से, दोनों से एक एक करके मिला दो, ठीक है। फिर इस दूसरे वाले को भी एक एक करके मादा युग्मकों से मिला दो। देखो अब वापस मैं दूसरे पेन से बनाकर बता रहा हूं। देखो इधर से आया ये वाला x और इधर से कौन आया x, ये वाला। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक तरफ से आया x, दूसरी तरफ से भी आया x। x लड़की है, ठीक है, x इधर से लड़की, और इधर भी खराब x आया और मादा से भी खराब वाला x आया। लड़की और कैसी है, रोगी लड़की है। हम संभावनाएं देख रहे हैं कि 4 संतानों में कितनी कितनी संभावनाएं होंगी। तो पहला तो हमने क्या देख लिया, ये कि इधर से ये खराब वाला एक्स आया नर की तरफ से, और मादा की तरफ से जो अंडाणु आया उसमें भी खराब वाला एक्स था। फिर आगे बात करूं, ये वाला एक्स इस दूसरे वाले एक्स से भी तो मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। यानी इधर से आया खराब वाला एक्स, नर की तरफ से तो आया है ये खराब वाला एक्स, और मादा की तरफ से सही वाला एक्स। ये देखो ये वाला खराब वाला एक्स आया है इधर से नर से, और मादा से कैसा आया है, सही वाला एक्स। क्या है फिर, लड़की हुई है, और कैसी है, वाहक लड़की है। एक लड़की रोगी, एक लड़की क्या है, वाहक है। आगे देखें और भी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। भाई नर का केवल एक्स वाला ही थोड़ी, वाई वाला शुक्राणु भी तो हो सकता है, और ये वाई वाला शुक्राणु एक बार तो इस खराब वाले एक्स से मिल सकता है। तो क्या हो जाएगा, देखें नर की तरफ से तो आया वाई, मादा की तरफ से आया एक्स, और ये मादा वाला एक्स कैसा था, खराब वाला एक्स था। लड़का हुआ, कैसा हुआ, रोगी हुआ है, रोगी लड़का देख लिया हमने। और फिर लास्ट जो संभावना बची कि नर की तरफ से आया वाई,
मादा की तरफ से आया X, सही वाला X, तो लड़का कैसा हुआ? सामान्य लड़का। अब हमेशा ध्यान रखना, हमेशा चाहे आप ब्लड ग्रुप की बात करो, चाहे आप हीमोफीलिया की बात करो, चाहे वर्णांधता की बात करो, तरीका हमेशा यही होगा। देखो, पहले जो नर के बारे में बताया वो नर का लिख लिया, मादा के बारे में बताया वो मादा का लिख लिया। हमने क्वेश्चन में दे रखा है, कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखा मैंने। अब नर में जो एक्स वाई था या मादा में जो एक्स एक्स थे, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, अलग कर लिया। अब इनको एक एक करके आपस में मिला दिया। पहले इस वाले खराब वाले एक्स को इस स्त्री के दोनों एक्स से एक एक करके मिलाया, तो हमने दो पुत्रियां देखी। दो पुत्रियों की बात करें तो इसमें एक तो रोगी और एक क्या है? वाहक है। फिर नर का जो दूसरा वाई था, वाई क्रोमोसोम, इसको भी एक एक करके इस मादा के दोनों एक्स से मिलाया, तो एक बार तो हुआ साधारण या सामान्य नर, सामान्य बालक, और दूसरी बार ये रोगी बालक हुआ। कितने बच्चे हुए? 4। 4 में से रोगी कितने? देखो, अब सुनना, 4 में से रोगी कितने? एक तो ये रोगी है लड़की, और एक ये लड़का क्या है? रोगी है। 4 में से 2 रोगी, वाहक एक है, ये लड़की वाहक है, लड़की तो वाहक होते ही नहीं, ठीक है, वाहक केवल मादा हो सकती है, और केवल एक संतान सामान्य हुई। परसेंट भी निकाल सकते हो, 4 में से 2 50%, 4 में से 1 25%, 4 में से 3 75%, और 4 में से 4 क्या हो जाता? 100%। यानी यहीं पर हम परसेंट भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया 50%, ये हो गया 25%, और ये क्या हो गया? 25%। हमेशा यही तरीका। अगर मैं यहां पर वर्णांध की जगह हीमोफीलिया कर देते ना, कि एक हीमोफिलिक नर का विवाह हीमोफीलिया की वाहक स्त्री से हो जाता, सेम टू सेम रिजल्ट आता। हीमोफीलिया के लिए अपन अलग से नहीं पढ़ेंगे, ये सेम का सेम प्रोसेस है। हीमोफीलिया में भी वाहक और रोगी मादा होती है, जबकि पुरुष केवल रोगी हो सकता है, वाहक नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना। कई बार तो इतना सा ही क्वेश्चन आ जाता है कि हीमोफीलिया से संबंधित सत्य कथन है या वर्णांधता से संबंधित सत्य कथन है, और उसमें से एक ऑप्शन था कि पुरुष वर्णांधता का वाहक या हीमोफीलिया का वाहक पुरुष नहीं हो सकते। सही बात है, पुरुष या तो रोगी या सामान्य, वाहक नहीं होते भाई, ठीक है। आंसर निकाल सकते हैं। 4 संतानें हमेशा 4 होगी। 4 में से परसेंट निकालना बहुत आसान है। 4 में से 2 50, 3 75, 4 में से 4 100%। बस मैंने कहा ना, ये वाला स्टेप है ना, पहला वाला स्टेप, ये ढंग से लिख देना। बाकी तो मुझे यकीन है आप ऐसे मैचिंग कर लेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात कॉमन सेंस की है, यहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है। और एक और बात बता दूं, गलती मत कर देना। कई बार जल्दबाजी में कई जने गलती कैसे कर देते, देखो, XY XX नर के युग्मक मादा युग्मक से ही मिलते हैं। कभी ऐसे मत कर देना इनको आपस में ही मिला दो, पता लगे यहीं से आपस में मिला दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नर वाले मादा से ही मिलेंगे और मादा वाले नर से ही मिलेंगे, ना तो ये आपस में मिलेंगे ना ये नर वाले आपस में मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी ऐसी गलती मत कर देना। पता लगे कि सर एक तो मैचिंग ये भी हो सकती है, एक मैचिंग ये भी हो सकती है, 4 क्यों 6 संतान करो ना, आपस में नहीं होता, ठीक है। ये फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है ना भाई, नर युग्मक मादा युग्मक को ही फर्टिलाइज करेंगे, नर नर आपस में फर्टिलाइज थोड़ी करेंगे शुक्राणु एक दूसरे को। शुक्राणु अंडाणु को ही निषेचित कर सकता है। ये हमने देखा भी किस तरह से संतानें हुई। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप देखकर साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं, साथ साथ कोशिश करना इस बार। देखो कि
वर्णांध पुरुष, ठीक है, वर्णांध पुरुष एवं चलो पुरुष को सामान्य कर देते हैं, पिछली बार वर्णांध कर ही दिया था। सामान्य पुरुष एवं वर्णांधता की वाहक स्त्री, वाहक, कैरियर, वाहक बोले तो कैरियर, ठीक है। सामान्य पुरुष एवं वर्णांधता की वाहक स्त्री के विवाह से संतानें, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, विवाह से संतानें, क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे ना, रोगी, सामान्य और वाहक, ये तीन चीजें हमें पता करनी है। देखो सॉल्यूशन, तरीका, मैंने एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, मुझे क्या लग गया कि हाँ भाई क्वेश्चन तो आनुवांशिक रोग का है। तुरंत मेरे दिमाग में आएगा पहले नर को चेक करो, मादा को चेक करो, उनके सूत्र लिखो और आपस में मिलाकर 4 संतानें चेक कर लो। मैंने एक बार पढ़ लिया कि सामान्य पुरुष एवं वर्णांधता की वाहक स्थिति के विवाह से संतानें। अब मैं दोबारा पढ़ रहा हूं जब इसको, तो मैं जो पढ़ रहा हूं वो लिख रहा हूं, देखना। सामान्य पुरुष, रुक गया मैं यहीं, लिख लेता हूं सामान्य पुरुष, और सामान्य पुरुष बोले तो एक्स वाई, सामान्य पुरुष यही होगा, सामान्य पुरुष। फिर मैं देखता हूं एवं वर्णांधता की वाहक स्त्री, तो एक तरफ मैं लिख देता हूं ये वाहक स्त्री, और वाहक स्त्री का एक्स एक खराब होगा, एक्स, केवल एक एक्स खराब, ठीक है। दोनों नहीं करेंगे, दोनों तो रोगी में होता। इतना कर लिया, अब बस मैंने कहा ना क्रॉस कर दो, बस दैट्स इट। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इस एक्स वाई को मैंने अलग अलग कर दिया, एक्स वाई, और इधर एक्स डॉट, और इस एक्स को मैंने अलग अलग कर दिया, ये कर दिया, ताकि अब मुझे पता रहेगा कि भाई किस तरह से पॉसिबिलिटीज कैसी कैसी बन सकती है। देखें अब मुझे क्या करना है, एक एक करके मिलाना है इनको, देखो एक एक करके मिलाता हूं। इधर से आया एक्स, इधर से आया एक्स डॉट, डॉट को रेड से बना दूं, क्या हुई, लड़की, कैसी हुई, वाहक लड़की हुई, ठीक है। आगे बात करें, ये x को दूसरे x से भी मिलाओ, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। देखते हैं क्या होता है इसमें, नर की तरफ से सामान्य x, मादा की तरफ से सामान्य x, लड़की हो गई सामान्य। XX क्या होता है, लड़की कैसी हुई है, सामान्य, पहली वाहक, दूसरी कैसी हुई है, सामान्य। अब बात करते हैं, इस दूसरे y को भी एक एक करके दोनों से मिला दो। ये इधर से आया y, इधर से आया x डॉट, लिख सकता हूं x y, और ये x खराब वाला आया है इस बार, पुरुष है, कैसा है, रोगी पुरुष है। और लास्ट, इधर से y, इधर से x, x सही, y भी सही, दोनों सही सही, तो लड़का भी सही सही। अब यहां पर देख लें एक बार रिजल्ट क्या कह रहा है। रिजल्ट में हमने क्या देखा, रोगी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रोगी की। रोगी कौन है, देखो वाहक मादा है, रोगी नहीं है, ये सामान्य मादा है, ये रोगी पुरुष हो गया। अगला वाला सामान्य पुरुष, तो 4 में से रोगी कितने हुए, 1, लिख सकता हूं रोगी 1/4, बोले तो 25%। रोगी की बात कर ली, वाहक पर आ जाते हैं। वाहक देखें, ये वाहक है, ये सामान्य है, पुरुष तो खैर वाहक होते नहीं, उधर जाने की जरूरत नहीं अपने को,
तो वाहक कितने हो गए? वाहक होने की संभावना भी 4 में से 1, कितना? 25%। और सामान्य की बात करें तो देखो, ये सामान्य है और ये भी सामान्य है, तो सामान्य कितने हो गए? 50%। कर सकते हैं ना भाई? मैंने कहा ना, ये वाला स्टेप फॉलो कर लोगे ना, ये वाला स्टेप सीख जाओगे। इसलिए कल वाली लास्ट क्लास में भी एंड में मैंने एक बात कही थी आपको, लास्ट क्लास के एंड में भी, कि भाई ये वाहक मादा, रोगी नर, सामान्य नर और सामान्य मादा को ये ध्यान रखो। ये चीज ध्यान रख लेना तो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। इनकी वंशागति आप कर सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूं, सामान्य पुरुष एवं वर्णांधता लिखा, यहां अगर मैं हीमोफीलिया लिख देते ना तो भी सेम रिजल्ट आता, क्योंकि हीमोफीलिया भी एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग है। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं ये। जब मैं ब्लड ग्रुप करवाऊंगा तब भी और इंटरेस्ट आएगा, पता चल जाएगा। नर ए ब्लड ग्रुप, मादा बी ब्लड ग्रुप, बच्चे ओ वाले हो गए। हो सकता है ऐसा, क्वाइट पॉसिबल है। कोई जरूरी नहीं है कि नर का ए मादा का बी बच्चे का ओ हो सकता है। हो सकता है, ऐसा नहीं, पुरानी फिल्मों में बताते थे वो तो, कि बिल्कुल मूवी के एंड में जाते जाते हीरो के पिता को पता चलता उनका ब्लड उनके बच्चे से मैच नहीं कर रहा, तब फिर बस वहीं से स्टार्ट हो जाता था ड्रामा। वो हीरो के पिता उसकी हीरो की माता से पूछते कौन है ये, तब हीरो की माता कहती कि मैं इसको मंदिर की सीढ़ियों से उठा कर लाई। अरे भाई, कॉमन है ये, हो सकता है। पिता ए माता बी और बच्चा ओ कॉमन है, हो सकता है ऐसा। इसी मेथड से सिखाऊंगा आपको, जब ब्लड ग्रुप की बात करूंगा तब उसको भी सिखा दूंगा। तरीका वहां पर भी मैं यही रखूंगा, पुरुष XY मादा XX, वहीं से अपन देखेंगे। तरीका यही रहेगा, दोनों को सेपरेट करो और एक एक करके मिला दो, बस आपस में मत मिलाना, वहां दिक्कत हो जाएगी। यहीं तक रहने देना इसको। ये हमने वंशागति की बात की। हीमोफीलिया के लिए अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हीमोफीलिया में सेम वंशागति होगी। तो वर्णांधता पहला मैंने रोग बताया। थोड़ा सा रोग की भी बात कर लेते हो कि होता क्या है, कि वही लाल और हरे रंग मुख्य रूप से देखो, मेनली तो लाल और हरे रंग में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, विभेदन नहीं कर पाएगा। और भी ऐसे रंग हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन क्या होता है, लाल रंग और हरे रंग की वर्णांधता। और ऐसे व्यक्ति, अब एक मन में सवाल आता है कि ऐसे व्यक्ति को फिर लाल और हरे रंग कैसे दिखेंगे? बिल्कुल धुंधले से काले से रंग दिखाई देते हैं उसको, धुंधले से कलर। लाल दिखता ही नहीं है उसको, हरा दिखता ही नहीं है उसको, क्योंकि क्या होता है, नेत्रों में कई ऐसी सेल्स होती हैं, संवेदी कोशिकाएं होती है जो रंगों की पहचान करती हैं। और जब हमारे अंदर विकृत जीन होता है तो उन कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाया। अब ऐसा व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता। कल भी बताया था कि कई ऐसी सर्विसेज होती हैं जहां से टर्मिनेट कर देते। भाई, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाते हो ना, आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के दौरान पता चल जाता है कि इसको वर्णांधता है या नहीं है। एक कार्ड आता है, इशिहारा कार्ड कहते हैं। एक डायरी सी होती है, उसके अंदर पन्ने होते हैं, और उनमें क्या करते हैं भाई, इस तरह से पेज बने हुए रहते हैं, इनके अंदर कुछ बबल्स बने हुए रहते हैं छोटे छोटे। कईयों का आप में से हुआ भी होगा, कईयों को पता भी होगा, ऐसे बबल्स बने हुए रहते हैं, गोले बने हुए रहते हैं। और इन गोलों के अंदर लाल और हरा रंग भर के बहुत हल्का रंग भरा हुआ रहता, बहुत हल्का। ये तो बहुत गहरा हो चुका है, ये वाला तो बहुत हल्का रंग भरा हुआ रहेगा। ये तो हालांकि लाल नहीं है, मैं इसको लाल करना चाहता था, लेकिन ये बहुत हल्का हो गया। और हल्का, बिल्कुल हल्का हरा, ये तो आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि प्रिंटिंग में और इस स्मार्ट पैनल पर कलर में बहुत डिफरेंस होता है।
तो ऐसी कई स्ट्रक्चर्स, ऐसी यहाँ पर देखो आपको एक डिजिट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये लाल वाला 7 बन रहा है। तो ऐसी कई आकृतियां होती है, वो आपको जो आपका मेडिकल ले रहा वो आपको ये डायरी देगा और कहेगा क्या दिख रहा है इसके अंदर। और यकीन मानिए करीब 7, 8 या 10 तक ये आपको पन्ने दिखाएगा। जो व्यक्ति सही है ना, सही है, जो वर्णांध नहीं है, वो भी सारी की सारी आकृतियां नहीं पहचान पाता। छोटे 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 बबल्स होते, ये तो बहुत बड़ा है। इसे कहते हैं इशिहारा कार्ड कहते हैं। तो 10 में से आपने 4 या 5 भी सही बता दिए ना, आप सही हो। लेकिन जो वर्णांध होगा ना, 10 के 10 गलत बताएगा या बता ही नहीं पाएगा। इशिहारा कार्ड से इसका पता करते हैं। और चूंकि इस रोग के बारे में अपन इस तरह से लाल और हरे इशिहारा कार्ड से पता करें, यानी मुख्य रूप से कौन से रंगों में विभेदन नहीं कर पाता, लाल और हरे में। लिख दूं इसके बारे में, ऐसा ही कुछ बना हुआ रहता है इशिहारा कार्ड। इशिहारा कार्ड के द्वारा वो व्यक्ति देखने में बिल्कुल सही होगा, देखने में बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसको देखकर आप पता ही नहीं कर सकते कि इसको वर्णांधता है या नहीं है। सामान्य दिखेगी उसकी आंखें, लेकिन उसको खुद को पता रहेगा कि मुझे वर्णांधता है। तो इशिहारा कार्ड के द्वारा वर्णांधता की पहचान कर सकते हैं। पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई वर्णांधता है कि नहीं है, ठीक है। और एक और बात लिख देता हूं कि इस वर्णांधता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। एक और बात यहां लिख देता है, लिख सकते हैं हम। ये इशिहारा कार्ड हो गया। और लास्ट में एक बात मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना कि वर्णांधता को डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। चलो लाल हरे से नहीं लिखते इसको भाई, काले से लिख देता हूं। डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। और भी एक एडिशन कर ही लेते हैं थोड़ा सा कि लाल रंग को न पहचान पाना और दूसरा हरे रंग को न पहचान पाना। इन दोनों के लिए टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। लाल रंग को न पहचान पाना, इसे तो कहते हैं प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया। और हरे रंग को न पहचान पाना ड्यूटेरोनोपिया। प्रोटेनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया, लाल और हरे रंग को न पहचान पाना, वर्णांधता, कोई इलाज नहीं है। लास्ट में एक बात लिख देता हूं, इलाज संभव नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इलाज नहीं है, सर्विस से बाहर ही कर देंगे। मैंने कहा आपका जब मेडिकल करते हो ना, आप में अगर कोई रोग दिख भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं। कभी कई जने क्या करते हैं कि वाकई में कोई प्रॉब्लम होती है शरीर में, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, छुपाना नहीं है आपको, लेकिन एक बात ध्यान रखो, ऐसी अगर प्रॉब्लम हो गई है तो छुपाकर आप खुद की भी जान खतरे में डाल रहे हो, दूसरों की भी। खैर ये तो पहचान में आ ही जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, आपका मेडिकल होता है, जब भी आपके कोई गवर्नमेंट जॉब में कई पोस्ट के लिए आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल में अगर आपको कोई भी कमी या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हुआ ना, तो वह एजेंसी आपका खुद इलाज करवाती है भाई। वहां पर आपका पर्टिकुलर फ्री में इलाज होता है,
गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रिलेटेड मेडिकल कॉलेज में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है, इसलिए कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती कि अब मेरा मेडिकल में क्या होगा। हाँ, लेकिन जैसे कहीं पर जैसे दौड़ना भागना है, वहाँ तो आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि मैं बिना दौड़ू भागू तो भी मेरा तो सिलेक्शन कर देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दौड़ भाग करने वाली जगह पर दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। बाकी नॉर्मल आपके जैसे कई बार टीबी वगैरह का चेकअप करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह, एक सामान्य रक्त परीक्षण वगैरह करते हैं मेडिकल में। ठीक है, तो कभी घबराना नहीं चाहिए मेडिकल से। ये हमने वर्णांधता की बात की। तो गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन से आज हमने जो लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन यानी एक्स में परिवर्तन देखा, वर्णांधता। अब बात कर रहा हूं हीमोफीलिया की। ठीक है, हीमोफीलिया की वंशागति सेम होगी। हीमोफीलिया के लिए भी मैं एक नाम लिखूंगा, ये एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी रोग, सेम टू सेम। ठीक है, तो अगला रोग मैं लिखवा रहा हूं हीमोफीलिया। अगला रोग आ रहा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया या इसे क्या कह सकते हैं, देखो हीमोफीलिया का अदर नेम देखते हैं, शाही रोग कहते हैं इसको। ब्रिटेन के शाही परिवार में महारानी विक्टोरिया में यह रोग देखा गया, शाही रोग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शुरुआती वहीं से हुई, पहले भी कईयों में रहा होगा, लेकिन चूंकि रॉयल फैमिली है, फेमस होती है, शाही परिवार में रोग था तो क्या कह दिया, शाही रोग कह दिया। हीमोफीलिया, अब हीमोफीलिया में भी वही विकृत एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स विकृत होने से हुआ क्या, जैसे वर्णांधता में तो हमने क्या देखी कि आंखों में जो रंगों का विभेदन करने वाली कोशिकाएं होती है उनका निर्माण नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ कि इस हीमोफीलिया में क्या होता है, चोट लगने के बाद 5 से 8 मिनट में, साधारण चोट लगी है तो 5 से 8 मिनट में वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त बहना बंद हो गया 5 से 8 मिनट में। ठीक है, लेकिन हीमोफीलिया में क्या होता है, 5 से 8 मिनट क्या, कितनी देर वेट कर लो, खून बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अब ऐसे मत कहना कि सर ये गला काट के लिया है मैं तो इतना इतना, अब मैं 5 से 8 मिनट में ठीक हो जाऊंगा। अब नहीं होगे ठीक, अब तो मरोगे ही। सामान्य चोट की बात की है भाई, मुख्य रक्त नलिकाएं काट दी, या वो कई जने करते ना एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर कुछ करते हैं, हल्का सा कट लगाते, बेटे चालाक होते हैं वो, हल्का सा कट लगाते, भारी लगाओ ना, मरना था तो यहाँ कट लगाओ, यहाँ पर, यहाँ कट लगाने से थोड़ी मरते। और फिर जानबूझ के छोटा सा कट लगाएंगे तो ताकि घर वाले डांटे नहीं उनको, घर वाले सोचेंगे अरे यार ये तो ऐसे इतना दुखी हो गया कि खुद का जीवन खत्म करने वाला था। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ना यहाँ कट लगाया करो, मैं आपको आत्महत्या के तरीके नहीं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ऐसा मत किया करो, गलत बातें हैं ये। ठीक है, कायर लोग करते हैं आत्महत्या। खैर, हीमोफीलिया या शाही रोग की बात करें, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, और ये रक्त का थक्का क्यों नहीं बन पाया ये बात करते हैं। रक्त का थक्का यानी जब चोट लग जाती है तो अपन बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स जो होती है, वो थ्रोम्बोसाइट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। और भी देखो, विटामिन के और तत्वों में कैल्शियम, विटामिन के और थ्रोम्बोसाइट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायता कर रही है। और एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं रक्त स्कंदन कारक, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये रक्त स्कंदन कारकों की कमी हो जाती है हीमोफीलिया में, यानी रोगी व्यक्ति में इन रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण ही नहीं हुआ। भाई रक्त स्कंदन मैंने कहा ना 5 से 8 मिनट में बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, कई रक्त स्कंदन कारक इसमें भाग लेते हैं, और उनमें से 8, 9 और 11 नंबर के जो टोटल 13 कारक होते हैं, 13 कारक 13, उनमें से 8, 9 और 11 वाले कारक जब एब्सेंट होते हैं तो क्रमशः हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी हो जाता है। तो क्या क्या अपन ने बात की वो चीजें लिख देता हूं एक बार, जो अपन ने बात की वही लिख रहा हूं मैं। हीमोफीलिया शाही रोग, कि इस रोग में
इस रोग में रोगी व्यक्ति में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। क्योंकि ऐसे रोगी में रक्त स्कंदन कारकों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है या अनुपस्थित होते हैं। ऐसे रोगी में रक्त स्कंदन कारक अनुपस्थित होता है, ऐसे लिख देता हूं। कुछ रक्त स्कंदन कारक, ठीक है। कुछ रक्त स्कंदन कारक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट या अनुपस्थित होते हैं। और कौन कौन से देखो लिख भी देता हूं। कारक 8 ऐसे ही डिजिट में लिखना है, ठीक है। वो 8 ऐसे मत लिखना, ऐसे 8 लिखना। कारक 8 अनुपस्थित, ये होगा हीमोफीलिया ए। कारक 9 अनुपस्थित, हीमोफीलिया बी होगा। और कारक 11 अनुपस्थित, कारक 11 अनुपस्थित, तीनों कंडीशन में देखते हैं। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, एंड हीमोफीलिया सी। तो अब मन में आता है सर, फिर चोट लगने पर रक्त बहता जाएगा, फिर मर जाएंगे। ये तो सही बात है, मर जाएंगे। ब्लड की इतनी कमी हो जाएगी, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा, मर जाएंगे ये। तो बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? कृत्रिम रूप से इनमें रक्त का थक्का बनाते हैं। गॉज पट्टी वगैरह लगाकर, जेल वगैरह लगाकर हम कृत्रिम रूप से रक्त का थक्का बनवाते हैं, तब जाकर इनका रक्त बहना बंद होता है। प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाता, ठीक है। और वो शाही रोग क्यों का, ये भी बात कर लेते हैं भाई, कि ब्रिटिश राज परिवार की महारानी विक्टोरिया में भी ये रोग था। अतः इसे शाही रोग कहते हैं।
भाई शाही है, रजवाड़ों का रोग है तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ी है कि हम हमारे लगवा लें, ये तो राजा महाराजाओं का रोग है हमें भी होना चाहिए, नहीं, रोग सारे ही खराब होते हैं, ठीक है। सोने की छुरी है तो क्या पेट में खाने के लिए थोड़ी होती है, शाही रोग है तो क्या हमारे लिए होने के लिए थोड़ी है, ठीक है। खैर, ये हीमोफीलिया ए बी सी। अब वो बात करता हूं, देखो इसकी वंशागति की, सेम वो की वो चीज लिखूंगा इसमें भी कि हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक्स लिंग सहलग्न एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। इस पूरे शब्द का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, अप्रभावी रोग है। ठीक है, और कंडीशंस देख लेते हैं, बस एक बार लिख रहा हूं, ध्यान रखना। एक खराब, सॉरी, ये दोनों खराब, एक खराब, और ये बीच में नर आ गया, इसको मादा बना देते हैं, ये सामान्य मादा। ठीक है, सेम का सेम वही है आपके, मैंने कहा ना कोई परिवर्तन नहीं है। रोगी मादा, वाहक मादा, और ये सामान्य मादा। नर की बात कर लें, सामान्य नर, और ये रोगी नर। सेम वो कहा, एक्स वाला ही है यहाँ पर भी सेम। मैंने कहा ना उस वर्णांधता वाले में आप हीमोफीलिया टिका दो शब्द, ये के ये रिजल्ट आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम रिजल्ट रहेगा। इसलिए एक लाइन लिख दूं यहाँ पर कि हीमोफीलिया की वंशागति भी वर्णांधता के समान होती है, लिख सकते हैं यहाँ पर। भाई ऐसे नहीं कि शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं चीज, वो सेम, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा कि हीमोफीलिया की वंशागति भी वर्णांधता के समान ही होती है। वंशागति हीमोफीलिया और वर्णांधता की दोनों की क्या है, समान समान है। और हमने ये देख भी लिया कि इस रोग में होता क्या है। ठीक है, एक वो लाइन लिख देता हूं, ऐसे रोगियों में कृत्रिम रूप से रक्त स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग की जाती है। ऐसे रोगियों में कृत्रिम रूप से बहते हुए रक्त को रोका जाता है। कृत्रिम रूप से चोटग्रस्त स्थान से बहते हुए रक्त को रोका जाता है। रोका जाता है।
ये हमेशा ध्यान रखना है इसके। एक क्वेश्चन कर लेते ताकि कईयों के रह भी जाता है कि सर इसकी वंशागति कैसे होगी, तो एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, लगे हाथ इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तरीका वही का वो रहेगा, ध्यान रखना, हीमो वर्णांधता वाला। तो लिख सकता हूं एक सामान्य नर का विवाह हीमोफिलिक बोले तो हीमोफीलिया से पीड़ित हीमोफिलिक स्त्री से हो जाता है। तो संतानें, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब इसको भी वैसे इस तरीका वो सेम का सेम रहेगा। क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने देखा आनुवांशिक रोग का है, तो जो जो दिया वो लिख रहा हूं, देखना। एक सामान्य नर, यहां मैंने सामान्य नर लिखा, और सामान्य नर है तो क्लियर है, एक्स और वाई दोनों सामान्य। फिर क्या कहा, हीमोफिलिक स्त्री से, यानी हीमोफिलिक स्त्री वही दोनों एक्स खराब होंगे, रोगी स्त्री है भाई। हीमोफिलिक स्त्री अभी अपन ने बात की ना, रोगी मादा, हीमोफिलिक स्त्री, दोनों एक्स क्या कर दो, खराब कर दो इसके। ये दोनों एक्स खराब कर दिए, दोनों एक्स पर हमने ये विकृत जीन ला दिए, ठीक है। वही तरीका, अलग करो मिला दो, अलग कर दिया एक्स वाई, अलग कर दिया दोनों एक्स डॉट, अब वो एक एक करके मिला दो इनको। सी कैसे होता है, इधर से आया x और इधर से आया x डॉट, लड़की हुई, और कैसी लड़की हुई, वाहक मादा लिख दूं, ये लो वाहक मादा, यहीं पर लिख रहा हूं नाम। सेकंड, ये x, ये दूसरा x डॉट, अगेन लड़की हुई है, लेकिन लड़की कैसी है, वाहक मादा। दोनों जो पुत्रियां हैं दोनों ही कैसी हैं भाई, वाहक है, कैरियर है। इनमें हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन जो इनकी संतानें होंगी ना, उनमें हीमोफीलिया जरूर होगा। और इधर देखें, दूसरा मिला देते हैं, दूसरा मैचिंग करें, इधर से आया y, इधर x डॉट से मिला, तो मैंने देखा x डॉट y कैसा हुआ, लड़का तो हुआ, लेकिन कैसा, रोगी नर। ये हो जाएगा रोगी नर। दूसरे के साथ भी मिला दो, y इधर से x डॉट हुआ तो लड़का, और लड़का कैसा हुआ, रोगी नर। कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, मैंने कहा ना, कुछ भी, सभी संतानों का पूछ लिया, या ऐसे पूछ लिया कितने प्रतिशत संतानें रोगी होंगी, 50%। कितने प्रतिशत संतानें सामान्य होंगी, 0%। सामान्य कोई भी नहीं है, दो तो है वाहक और दो क्या है, रोगी हैं, सामान्य तो नहीं होंगे। अच्छा ये पूछ ले, देखो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, कितने प्रतिशत पुत्रों में, वापस सुनना, कितने प्रतिशत पुत्रों में रोग है। यानी अब केवल आपको इधर मादा संतानों को मत देखो, केवल किसको देखो, नर संतानों को देखो। पूछा क्या है, कितने प्रतिशत नर संतानों में रोग है,
100% नर संतानों में रोग है। ये तो मादा थे ना, अब इनको काउंट नहीं करना है। अब आपको 2 संतानें देखनी है, नर, दोनों में ही रोग है, 2 में से 2 रोगी, कितने हो गए? 100% हो गए। कुल में से पूछे तो 50%। पूछ लिया नर संतानों में से कितने प्रतिशत रोगी हैं, तो कितने हो जाएंगे? 100% हो जाएंगे। फिर लिख दूं यहां पर कि 2/4 यानी 4 में से 2 तो रोगी और 2/4 वाहक। 50-50 है, 50% रोगी और 50% क्या है? वाहक। पूछ लिया सामान्य, एक भी नहीं है क्या? दिख रहा है क्या कोई सामान्य? नहीं है। तरीका वो का वो है, हीमोफीलिया वाला ही और वर्णांतता वाला दोनों का ही क्या है? सेम है, सेम टू सेम रहेगा। कर सकते हैं। ये आपके लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने से जो 2 प्रमुख रोग थे, हीमोफीलिया, वर्णांधता, इनकी बात की, इनकी वंशागति भी देख ली हमने। आप जेनेटिक्स की काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हो। मेंडल का पृथक्करण का नियम भी बता दिया, मेंडल का प्रभाविता का नियम भी बता दिया। स्वतंत्र अफ्यून बाद में पढ़ लेंगे जब मैं जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब। और यहाँ पर हमने इनकी वंशागति देखी, ब्लड ग्रुप की भी वंशागति ऐसे ही करवाऊंगा मैं, तरीका यही रहेगा। अब आगे बात करते, देखो संख्या में कल परिवर्तन दोनों में देख चुके थे, लिंग गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र दोनों में। फिर बात की संरचना में परिवर्तन, तो संरचना में लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन कर दिया। अब परिवर्तन करने जा रहा हूं एक्स वाई के अलावा जो 44 गुणसूत्र है ना, उनकी संरचना में परिवर्तन कर रहा हूं, संख्या में नहीं कर रहा, संरचना में परिवर्तन कर रहा हूं। तो बी था गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, उनमें से हमने पहला पढ़ा लिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अलिंग गुणसूत्रों की संरचना, यानी वो जो 44 है ना, उनकी संरचना बिगाड़ते हैं। मैं नहीं बिगाड़ रहा भाई, अपने आप बिगड़ता है ये तो। अलिंग गुणसूत्रों की संरचना, स्ट्रक्चर, की संरचना में परिवर्तन। ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई या 44 प्लस एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स एक्स तो क्या हो गए? लिंग गुणसूत्र हो गए। बाकी जो बचे 44 वो क्या है? अलिंग गुणसूत्र। अब उनमें परिवर्तन हुआ तो देखो, जो शारीरिक कोई भी ऐसे विकृतियां दिखाई देंगी, कैसे? देखो गुणसूत्रों की संख्या तो 46 ही है, लेकिन अब उनकी संरचना में परिवर्तन होने से कैसे कैसे रोग हो रहे हैं, उनमें मैं एक आपको बताने जा रहा हूं। कई रोग हैं वैसे, कुछ कुछ इनकी बातें करते, जैसे क्राइडुचेट, या कैट क्राई सिंड्रोम। नाम काफी कुछ बता रहा है। कैट क्राई यानी जब बच्चा रोता है तो बिल्ली के जैसी आवाज उत्पन्न होती है। हालांकि बहुत दुर्लभ लोग होंगे जिन्होंने बिल्ली को रोते हुए या इस तरह से अलग तरह से चिल्लाते हुए सुना होगा, बट फिर भी इस रोग में बात करें हुआ क्यों, देखो ऐसा क्या हो गया। तो ध्यान देना, 5वां गुणसूत्र था ना 5वें नंबर का। अब यहां पर मैं नंबर बताऊंगा उन कई गुणसूत्रों में से। 5वें नंबर के गुणसूत्र का एक कुछ भाग होता है, हिस्सा गायब ही हो गया, डिलीट हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं ये गुणसूत्र, अगर मैं बात करूं ये गुणसूत्र, ये 5वां गुणसूत्र था, तो इसका एक हिस्सा ही गायब कर दो, ये तो पूरा ही गायब हो गया।
एक हिस्सा गायब करते हैं अपन। चलो, ये इसकी एक भुजा को मैंने गायब कर दिया, ये यहां से वाइट वाइट करके गायब कर दिया। तो ध्यान देना, पांचवें क्रोमोसोम, पांचवें गुणसूत्र में कुछ भाग डिलीट हो जाता है, ऐसे समझ लो, विलोपन हो गया, डिलीशन हो गया, जिससे बच्चे में ऐसा ये रोग हो गया। बच्चा मरा नहीं, नहीं बच्चे के लिंग पर कोई प्रभाव पड़ा, केवल क्या हो गया, एक तो उसके रोते समय या बिल्ली के बच्चे के जैसी आवाज निकालता है, और कुछ दूसरे फीचर्स भी आते हैं। थोड़ा सा मानसिक विकास कम हो जाता है। बच्चे के शरीर की लंबाई तो, चौड़ाई तो बराबर अनुपात में रहेगी, लेकिन मानसिक विकास थोड़ा सा ढंग से नहीं हो पाया। लिख दूं इसके बारे में दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, पांचवें क्रोमोसोम में डिलीशन हो गया, कैट क्राई या क्राइडू चैट में लिख सकते हैं कि फिफ्थ गुणसूत्र, पांचवें नंबर का जो क्रोमोसोम्स था, फिफ्थ गुणसूत्र में के कुछ भाग अनुपस्थित होने से, देखो गुणसूत्र तो है अभी, ऐसा नहीं है गुणसूत्र ही खत्म हो गया, गुणसूत्र का एक भाग डिलीट हो गया, ठीक है। फिफ्थ गुणसूत्र के कुछ भाग अनुपस्थित होने से ऐसे बच्चे रोते समय बिल्ली के बच्चे जैसी आवाज उत्पन्न करते हैं, या बिल्ली के समान आवाज उत्पन्न करते हैं। जानबूझ के नहीं करते, नॉर्मली ही आती है, आवाज उत्पन्न करते हैं। और मानसिक विकास भी प्रभावित। ठीक है, पहला हो गया क्राइडू चैट, ठीक है। इनकी कोई वंशागति के बारे में और अलग से नहीं पूछते, ठीक है। ये कई बार क्या हो जाता, उत्परिवर्तन हो गया, माता पिता बिल्कुल नॉर्मल थे, माता पिता बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन कई बार क्या हो जाता है, परिवर्तन के दौरान या किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन हो जाता है, इस वजह से क्या होता है, ऐसे बच्चे जन्म ले लेते हैं। क्राइडू चैट, क्राइडू चैट के बाद एक और रोग बता रहा हूं, एक और रोग जिसमें अलिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होगा, इसकी बात करते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। ज्यादातर ये वाले रोग है ना, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है, बट फिर भी देखो एक चीज बता रहा हूं, कोई भी रोग आपको पीछे प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, सफिक्स, शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय कौन सा आ रहा है यहाँ पर देखो, पूरी में एग्जैक्टली आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहा, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान से देखो इस शब्द को, एल्केप्टोन्यूरिया, पीछे क्या आया है, प्रत्यय क्या है, यूरिया। जिस भी रोग में प्रत्यय आपको यूरिया दिख जाए ना, तय मानना मूत्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम है। हिमेच्यूरिया, रक्त में खून का आना या आरबीसी का आना, हिमेच्यूरिया। अगर बात करें पॉलीयूरिया, ज्यादा मूत्र आना, ओलिगोयूरिया, कम मूत्र आना, एल्केप्टोन्यूरिया, ये भी मूत्र से संबंधित है। क्या होगा इसमें देखो, सातवें गुणसूत्र, सेवंथ क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। सेवंथ क्रोमोसोम में विकृति आने के कारण इस रोग में व्यक्ति मूत्र कर देगा, कुछ समय बाद उसका मूत्र काला पड़ जाता है।
क्यों काला पड़ा? क्योंकि उसके मूत्र में होमोजेंटेसिक एसिड की अधिकता होती है, उपापचयी क्रियाएं प्रभावित हो जाती है। बाकी और कुछ खास लक्षण नहीं है, बस मूत्र शरीर से बाहर निकलकर काला पड़ जाता है, वायु की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, होमोजेंटेसिक एसिड का, मूत्र पड़ गया काला। मूत्र करने के बाद काला पड़े, लाल पड़े, हमें क्या भाई? ठीक है, ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, बहुत कोई बड़ी भयंकर बीमारी नहीं है। लिख सकते हैं इसमें कि 7वें गुणसूत्र में विकार से ऐसे रोगी के मूत्र में होमोजेंटेसिक अम्ल या एसिड की अधिकता होती है, या होमोजेंटेसिक अम्ल की उपस्थिति होती है, ऐसे लिख देते हैं, उपस्थिति। ये अम्ल वायु के संपर्क में आकर या वायु के संपर्क से ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे मूत्र का रंग काला हो जाता है। ठीक है ना, मैंने कहा ना, मूत्र भाई करने के बाद मूत्र काला पड़े, नीला पड़े, हमें क्या? लेकिन फिर भी उपापचयी क्रियाएं प्रभावित हुई है। हमारे मूत्र में होमोजेंटेसिक एसिड नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पर ये होमोजेंटेसिक एसिड आने की वजह से अब ये एसिड जब वायु की उपस्थिति में आएगा, एयर की प्रेजेंस में, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एयर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किसी से भी जुड़कर क्या कर देती है? उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है, और ऑक्सीकरण हुआ नहीं और मूत्र काला हुआ नहीं। तो ऐसे में ये कभी भी ध्यान रखना, पीछे यूरिया है ना, अभी एक और जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो भी आनुवांशिक रोग है, उसमें भी उपापचय ही प्रभावित होगा। हालांकि उसमें मूत्र काला नहीं पड़ेगा, लेकिन मूत्र में कई हम उपापचयी पदार्थों की प्रेजेंस देखते हैं। तो एल्केप्टोन्यूरिया, क्राइडोचेट, ये 2 रोग तो हमने पढ़े जिसमें ये अलिंग गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हुआ। और भी अभी यहाँ पर बचे, जैसे थैलेसीमिया, जैसे अपन बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया, गैलेक्टोसीमिया, मार्फन सिंड्रोम, इनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में ये रोग कंप्लीट करके उससे बाद वाली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।